वंदे मातरम साथियों, हमारे वीडियो की श्रृंखला आम से खास बने हमारे ऐसे साथी जो हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या ये मैं कहूं कि बहुत अच्छी, अगर वो लोग नहीं होते तो अपने लिए बहुत कठिनाई अनुभव होती प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। तो ऐसे ही हमारे साथियों से लगातार हम आपको मिलवा रहे हैं। उन्हीं में से आज हम हमारे एक ऐसे साथी से मिलते हैं जिनका बचपन एक ढाणी में बीता, और ये कहें कि बचपन से लेकर आज तक वो ढाणी में ही रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़े, उन सभी की चर्चा करेंगे। और आज इतिहास में एक जाना पहचाना नाम कैसे बने, इसी की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में अरविंद जी भास्कर भाई साहब का स्वागत है। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, जैसे हम अपने अभ्यर्थियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं लगातार, आप रूबरू, वैसे तो ये कहूँ कि मैं वास्तव में रूबरू करवाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, पर हम चाह रहे हैं कि हमारे अभ्यर्थी हैं, एक हमारे ऐसे साथी जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरित हो कि वो भी एक आम विद्यार्थी थे और अपनी मेहनत के दम पर आज यहाँ पहुंचे हैं। वो भी चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा पक्ष ये है कि प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले आपके बारे में प्रारंभिक परिचय आप बताएं कि आपका जीवन स्टार्टिंग से किस तरह से रहा। जी, मैं जैसा आपने बताया, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। और मेरा गांव सीकर जिले के लक्ष्मण तहसील में गस्सू है। सारी शिक्षा मेरी जो 10वीं तक की है गांव में हुई है। और मैं एक गांव में भी गवर्नमेंट स्कूल में हुई होगी? गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। और 11वीं 12वीं के लिए मैंने लक्ष्मण में शिक्षा हासिल की, जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन थी जो आजकल बंद हो चुकी है इस दौर में। और आगे की शिक्षा के लिए मैंने कॉलेज जो है सीकर जिले के जो फेमस कॉलेज था उस समय, SK कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया। बीएड मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर से किया था, और उसके बाद में बीएड करने तुरंत बाद में पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग सबसे पहले किस में हुई सर आपकी? 2006 में मेरी पहली पोस्टिंग जो सरकारी सेवा में है वो स्कूल व्याख्याता इतिहास के पद पे हुई। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलारा जो लक्ष्मणगढ़ में है, मेरी तहसील में ही, घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहाँ मैंने पूरे 10 साल लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी। और वहीं से मेरा फिर प्रिंसिपल पद पे प्रमोशन हुआ। वर्तमान में प्राचार्य प्रधानाचार्य पद पर आप कार्यरत हैं? जी जी। ठीक है। वर्तमान में सर पोस्टिंग आपकी? वर्तमान में मैं लक्ष्मणगढ़ तहसील में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी, वहाँ पर प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ पिछले 2.5 साल से लगभग। सर, आपका जो नाम है आज हमारे प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में, एक विद्यार्थियों के लगातार पॉजिटिव वे में मार्गदर्शन करने के लिए, और लेखन क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, आपको ये लेखन क्षेत्र की प्रेरणा कहाँ से मिली, लिखने की प्रेरणा? प्रेरणा तो ये बताना, या कहाँ से आपने सोचा? हाँ जी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था वर्ष 2008-9 था वो। ठीक है। 2006 में मेरी स्कूल लेक्चरर में पोस्टिंग हो चुकी थी। और कुछ साथी जो जिन्होंने मेरे साथ में एग्ज़ाम दी थी उनका चयन नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि भाई जब दोबारा भर्ती निकलने वाली है तो हमें कुछ नोट्स वोट्स बना के आप दे दो। और चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि 11th-12th में मेरे वोकेशनल एजुकेशन था, उसमें स्टेनोटाइप मेरे सब्जेक्ट रहा हुआ था, तो वो टाइपिंग मुझे अच्छी आती थी। 35-40 शब्द मैं हिंदी में प्रति मिनट टाइप कर सकता था। तो मैं नोट्स बनाना शुरू कर दिया, कंप्यूटर पे नोट्स बना के उनको जो प्रोवाइड करवाना था मेरे को। तो मैंने देखा कि वो जो नोट्स थे वो लगभग 100 पेज के आसपास बन चुके थे। तो न केवल मैंने उनको उपलब्ध करवाया बल्कि उनको एक पुस्तक का आकार भी दिया। तो 120 पेज की बुक मैंने 2009 में निकाली थी। अच्छा, पहली बुक वो बिल्कुल छोटी सी थी, 120 पेज? 120 पेज की विश्व इतिहास जो ऑरेंज पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई हमारे, वो निकाली थी। तो उसमें जब एग्ज़ाम हुई तो लगभग 90% क्वेश्चन उस बुक से आए, लेकिन जो बुक हमने निकाली थी वो एग्ज़ाम से करीब 2-3 महीने पहले निकल पाई थी। इस कारण वो ज़्यादा अभ्यर्थियों तक नहीं पहुँच पाई। वैसे सोशल मीडिया का और ये प्रचार प्रसार भी नहीं था, लोगों तक नहीं पहुँच पाया। बिल्कुल। उस ज़माने में फेसबुक भी शायद नहीं थी, क्योंकि अगर थी भी तो हमारे यहाँ पर्सनल नहीं था। और व्हाट्सएप भी नहीं था। तो सोशल मीडिया नाम की तो उस समय कोई चिड़िया थी नहीं। और बहुत कम लोगों तक किताब पहुँची, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन उस किताब से आए। तो उसको मतलब जिन लोगों ने भी पढ़ा उन्होंने उसकी सराहना की।
और मुझे मोटिवेशन प्रदान किया, और उसके बदौलत वो किताब रिवाइज होते होते आज लगभग 500 पेज की हो चुकी है, 120 पेज से। बिल्कुल जी। जैसे ही मैं सर के बारे में बता दूं कि विश्व इतिहास में तो इनकी बुक चल रही है, वो आम अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है, इतिहास विषय का विद्यार्थी है, वो लगातार पढ़ ही रहा है। क्योंकि वास्तव में आज के जमाने की बात कहूं या आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर की बात कहूं तो विश्व इतिहास इनकी बुक के बिना मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कम से कम 4-5 बार पढ़ा है सर आपकी बुक को, कि उसके बिना पूर्ण नहीं होता। पर अभी आधुनिक भारत पे भी सर की बुक्स आ चुकी हैं, 2 पार्ट में आई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। साथ में सर हैं वो राजस्थान अध्ययन की परिवर्धन कमेटी है, रिव्यू कमेटी है, ये कहूँ मैं, रिव्यू कमेटी के राजस्थान अध्ययन के कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक्स हैं उसकी रिव्यू कमेटी में भी है। और कक्षा 12 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भारतीय इतिहास बुक लगती हैं जो पहले थी, उसमें भी सर लेखक समूह में सम्मिलित हैं। तो सर अभी क्या कि ये मेरे ख्याल में आप किसान आंदोलन पे भी कुछ कार्य कर चुके हैं सर, उसके बारे में किसान आंदोलन वाला बताएं सर आप थोड़ा। जैसा मैंने आपको बताया प्रारंभ में कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, खेतीबाड़ी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ें मुझे विरासत में मिली हैं। बिल्कुल। और जब मैं लेखन का काम कर रहा था तो इस दौरान आरपीएससी की एग्जामों में 1-2 बार सीकर किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि जो कटराथल सम्मेलन हुआ था उसकी जो महिला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना है हमारे ज़िले से, आसपास से, और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी खोजबीन करने का प्रयास किया। तो जब खोजबीन की तो आश्चर्यजनक रूप से जो सूचनाएं थी, जो तथ्य थे, वो मेरे सामने निकल के आए, और वो इतने ज़्यादा थे कि मैंने रिसर्च किया है तो पाया है कि ब्रिटिश संसद में सीकर किसान आंदोलन के बारे में 14 बार क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। जबकि बिजोलिया है, बेंगू है, और किसी भी किसान आंदोलन के बारे में वहाँ पर इतनी बड़ी गूंज नहीं सुनाई थी। सर पैथिक लॉरेंस जो भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत मंत्री थे, उन्होंने वहाँ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। तो वो सीकर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम काम, जितना काम इस किसान आंदोलन पे, सीकर किसान आंदोलन पे होना चाहिए था, नहीं हुआ है। और आज भी हम जब राजस्थानी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो या जिक्र है वो सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन तक ही खत्म हो जाता है। पर उसी में से ज़्यादा जी। लेते हैं। तो न केवल वो प्रश्न ब्रिटिश संसद में पूछे गए, बल्कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सिंगापुर, वहाँ की लाइब्रेरियों से उस समय के 1934-35 में जो खबरें वहाँ पे छपी, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि यहाँ की खबरें ऑस्ट्रेलिया के अखबार में उस जमाने में छपी। तो वो खबरें भी मैंने वहाँ से जुटाई हैं, दर्जनों खबरें मैंने वहाँ से जुटाई हैं। तो ये थोड़ा लगाव था उस मिट्टी के प्रति। और दूसरा, ये जो आंदोलन हुआ वो जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ उसी गांव के 20-25 किलोमीटर के दायरे में हुआ। तो बुजुर्गों से भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना था, और फिर अपना तो बढ़ता गया। और जिस सब्जेक्ट ने हमें जॉब दिया, जिस सब्जेक्ट के दम पे हम कमा के खा रहे हैं, इतिहास, तो मैं समझता हूँ इतिहास का हम पर ऋण है और सीकर जिले का ऋण है। तो मैंने उस मिट्टी का ऋण उतारने के लिए इस फील्ड पे काम किया है। मेरा 2 चीज़ों पे काम है सीकर की घटनाओं पे। 1922 से लेकर 1935 में जो किसान आंदोलन चला यहाँ का ऐतिहासिक, उस पे मैंने काम किया है। एक 1938 में जयपुर की सेनाओं ने सीकर पर हमला कर दिया था। अच्छा। राव राजा जो कल्याण सिंह थे यहाँ, इनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था 10 साल के लिए, उनको पागल घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ के सीकर के जो राजपूत कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बहादुरी से जयपुर की फौजों का सामना किया। दर्जन भर लोग उस मामले में शहीद भी हुए। तो मैंने उस पर भी काम किया है। पहले अभी सीकर किसान आंदोलन पे मेरी 3-4 बुक्स आएंगी, काम वो भी कंप्लीट किया हुआ, उसके तुरंत बाद में उस पर भी काम मेरा वो किताबें पब्लिश होगी। बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं सर आप। और वास्तव में जैसे आप कह रहे हैं कि हम इतिहास के ऋणी हैं, वैसे इतिहास का विद्यार्थी आपका भी ऋणी रहेगा, क्योंकि इतिहास में आप ऐसी जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं जो बहुत इजीली हमें मिल पा रही हैं, जो शायद संभव नहीं थी आपके बिना, आपके इन कार्यों के बिना। तो सर अभी आधुनिक भारत पे जो आपने लिखा है उसके बारे में कुछ हमारे अभ्यर्थियों को बताएं। आधुनिक भारत के बारे में ये है कि मेरी रीढ़ की डिग्गी क्या है, 2 बार सर्जरी हो चुकी है लगभग 6-7 साल के दौरान। अच्छा। और डॉक्टर ने लंबे समय के लिए बैठने के लिए मना कर रखा है। ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि अब लेखन को अलविदा बोल देते हैं, क्योंकि मैं टाइपिंग का काम सारा खुद करता हूँ, खूब इसमें बैठना पड़ता है फिर। हाँ, ठीक है।
तो मैंने छोड़ दिया था लगभग ये सारा लिखना। इसी दौरान कुछ साथियों ने मतलब जो पूछते रहते हैं बार बार प्रतियोगी परीक्षार्थी कि आधुनिक भारत की कोई किताब बताओ जो परिपूर्ण हो। तो मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान में कोई भी किताब आधुनिक भारत पर परिपूर्ण नहीं है। नहीं, इतिहास के हर विद्यार्थी को ये लगता भी है, बिल्कुल लगता है, कमी महसूस होती काम है अच्छा हुआ है। हाँ जी। कई लोगों ने अच्छा काम किया है, सुमित सरकार है, विपिन चंद्रा है, यशपाल ग्रोवर हैं, पर इनका एक पार्ट पे है। बिल्कुल काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इन्होंने एक पार्ट विशेष चुन लिया। वो जब हम अपने को विद्वान बनना होता तो वो किताबें हमारे लिए काम की होती हैं, लेकिन एक आम विद्यार्थी जिसको परीक्षा पास करनी होती है, उसको अगर वो कोई मैटर देखना चाहे तो कोई भी एक किताब में सारा मैटर उसको नहीं मिलता है। फिर मैंने ये भी देखा है कि आधुनिक भारत में कंट्रोवर्सियाँ कम होनी चाहिए। अपने पास में इतिहास लिखने के सोर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद जो फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं। कई किताबों में कैसा दिया है, किसी दूसरी किताब में कैसा दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने लिए क्या हो सकता है कि चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को जो घटना घटी थी, प्रमाणिक इतिहासकारों की किताबों में भी उसको 5 फरवरी 1922 लिखा हुआ है। उस घटना को कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 100 साल अभी हुए हैं, उस पर इतना लिटरेचर होना चाहिए था, इतनी प्रमाणिक, इतनी बड़ी घटना है और उसकी तिथि भी 4 फरवरी की जगह 5 फरवरी आ गई। तो मैंने रिसर्च किया उस पर कि जब पता लगा कि थोड़ा आगे पीछे है, तो फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए काफ़ी चीज़ें जुटानी पड़ती हैं। मैंने ब्रिटिश संसद की कार्यवाही देखी और उसमें वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें बाकायदा वो डेट 4 फरवरी दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर जो भारत सरकार प्रकाशन जो अपना विभाग है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, उन्होंने गांधी पर वॉल्यूम निकाले, अपने लगभग 100 वॉल्यूम निकाले हैं। तो उसमें भी गांधी के वॉल्यूम पर भी उन्होंने, उसमें भी वो तिथि 4 फरवरी दे रखी है। उस समय की भारत सरकार की जो किताबें प्रकाशित हुई 1922-23 में, जो रिपोर्टें उनमें सब में 4 फरवरी दिया हुआ है। तो वो सारे एविडेंस मैंने बुक के साथ में रखे हैं कि ताकि नहीं तो पाठक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फैक्ट सही है और कौन सा गलत है। जब हम विपिन चंद्रा या सुमित सरकार ने 5 फरवरी दिया, तो हम जैसे जो आम राइटर अगर उसको 4 फरवरी देंगे तो लोग उसको गलत मानेंगे कि भाई बड़े इतिहासकार ने 5 दिया है, ये साधारण आदमी है इसने दिया तो ये गलत होगा। इसलिए सारे जो फैक्ट, जो कंट्रोवर्शियल फैक्ट हैं, उनके मैंने मूल जो रेफरेंस हैं वहाँ से जुटा के वो दिए हैं ताकि एक पाठक को सारी चीज़ें मिल सके। और उसमें भी उन किताबों को इस हिसाब से लिखने का प्रयास किया है कि हम वो किताबें जब पढ़ते हैं तो उन किताबों में राष्ट्रीय आंदोलन का जो पुट होना चाहिए वो फीलिंग नहीं आ पाती। हाँ बिल्कुल। ताराचंद ने जिन्होंने सरकारी इतिहास लिखा है, 4 वॉल्यूम लिखे हैं, क्रांतिकारियों के बारे में सिर्फ 1 लाइन लिखी है। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया उनके बारे में आपने राष्ट्रीय इतिहास में उनको स्थान ही नहीं दिया गया। बिल्कुल, राष्ट्रीय आंदोलन पर आपने अकेले 4 वॉल्यूम लिखे हैं और एक पंक्ति में आपने क्रांतिकारियों को निपटा दिया। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती अपने लिए। तो मैंने वो सारा उन चीज़ों को भी शामिल किया कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी जब अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे तो उसके साथ साथ में वो चीज़ें भी पढ़ें, ताकि ये नहीं कि अपने में से ज़्यादातर ये होता है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर ली, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में पढ़ना नहीं है। जो हमने पढ़ा वही पढ़ाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षा के बहाने ही एक आम जो विद्यार्थी है उन चीज़ों को पढ़े और वो अपने जीवन में उनको गहराई तक बैठा ले और आगे आने वाले समय वो अपने जो स्टूडेंट हैं या दैनिक जीवन में उन चीज़ों को काम मिले। वो अभी जैसे प्रतियोगी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, इतिहास के विशेषकर विद्यार्थी या कॉमन भी अपनी बात करें तो सामान्यतः एक अभ्यर्थी को परीक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? वर्तमान में जो ट्रेंड है वो यही है कि स्टूडेंट जो होता है जब विज्ञापन किसी चीज़ का निकलता है किसी भर्ती का, तो उसके बाद में वो फॉर्म भरता है पहले, उसके बाद में वो गाइडेंस ले खरीदता है, फिर तैयारी करता है। फॉर्म भरने के बाद एक्टिव होता है। हाँ, या वो कोचिंग ज्वाइन करता है। तो मैं समझता हूँ कि देखो इस पैटर्न पे किसी भी विद्यार्थी के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी को किसी फील्ड में जाना है तो उसको अपना गोल पहले निर्धारित करे। वो अभी वो बेरोजगारी के दौर में है, कोई भर्ती नहीं आई है, तो वो सोचे कि मेरे को क्या बनना है। मेरे को पटवारी बनना है, मेरे को पुलिस कांस्टेबल बनना है, मेरे को एसआई बनना है, मेरे को आरएस बनना है या लेक्चरर बनना है, जो भी बनना है वो तय कर ले। और तय करने के बाद में उस भर्ती का विज्ञापन का इंतजार न करे। जब उसने तय कर लिया कि मेरे को यही बनना, उसी दिन से वो तैयारी शुरू कर दे। और उसके बाद में जिस दिन विज्ञापन जारी होगा, कई बार विज्ञापन जारी होने के बाद में 2 साल बाद में परीक्षा होती है। हाँ, टाइम लग जाता है। कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। कई आजकल आरपीएससी का हम ट्रेंड देख रहे हैं, विज्ञप्ति में जारी कर रही है, विज्ञप्ति में तिथि दे रहे हैं। कुछ परीक्षाएं उन्होंने करवाई भी हैं। तो उस हिसाब से अगर परीक्षाएं होनी शुरू हो जाती हैं तो कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि फिर वो फॉर्म भरने लायक ही नहीं बचता है।
तो मेरा सुझाव जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको सीधा सीधा ये है कि आप अपना गोल निर्धारित करें और उसके बाद में तुरंत आप तैयारी शुरू कर दें। आपका स्टडी मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल आपका अगर आप जो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपका शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। सर इसके लिए क्या करें? अभ्यर्थी एक आम अभ्यर्थी है जिसको नॉलेज भी नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैटर सिलेक्ट के लिए उनको किन लोगों की सहायता लें या किसके, इसके बारे में कुछ आपके विचार? हाँ, मैटर सेलेक्ट करने के बारे में देखो मेरा सुझाव ये रहेगा, जैसे अमूमन अपन पुलिस कांस्टेबल की बात करें या पटवारी की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो उस एग्ज़ाम में एक सामान्य विद्यार्थी होता है तो उसके लिए उस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना पाना मुश्किल होता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा उनके लिए कि अगर उसका हिस्ट्री का पार्ट है तो वो हिस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करें कि मेरे को क्या पढ़ना है। एक अच्छा जो उनका गाइड है उनसे बात करें। राजनीति विज्ञान का कोई पार्ट है तो वो राजनीति विज्ञान के एक्सपर्ट से बात करें कि ये 4 टॉपिक आपके इसमें हैं तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि एक गाइड स्टूडेंट खरीद लेते हैं और उसमें उस गाइड का एक पार्ट हो सकता है अच्छा हो, कोई दूसरा पार्ट वीक हो, तो उसके अभ्यर्थी की तैयारी पर उसका असर पड़ता है। तो कोई नोट्स आप ले सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, कोई अच्छी फैकल्टी है उसके नोट्स आप, हो सकता है आपको कुछ नोट्स आपको गंगानगर से लेने पड़े, कुछ नोट्स आपको किसी दूसरे विषय के नोट्स आपको सीकर से लेने पड़े, कुछ नोट्स आपको जोधपुर से भी लेने पड़े। तो अच्छी फैकल्टी के अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करना इतना मुश्किल भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि जो पहले से सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हैं, उन लोगों से मार्गदर्शन लें उनके विषय में, तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, सर ने जैसे बताया कि हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी ये नहीं है कि हमारी विज्ञप्ति निकल गई तब हम स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। आपको क्या है कि अपना लक्ष्य रखें, स्पष्ट तौर पर उस पर आगे बढ़ें, और जैसे ही लक्ष्य आपने निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित करते ही क्या है कि आप उसकी तैयारी में जुट जाएं। परीक्षा कब होनी है, कैसे होनी है, कौन लेगा, क्या होगा, ये सारा काम सरकार को करने दीजिए। ये अपना काम क्या है, एक अभ्यर्थी का काम है कि वो स्वयं क्या है, तैयारी करे, और सफल होने के लिए यही एकमात्र काम है जो हमें करना है। ये बिल्कुल सर, अपने अभ्यर्थियों को कोई आप संदेश देना चाहें? अंत में मैं यही कहूंगा, या कोई आपके बारे में, आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें अभ्यर्थियों से हमारे से शेयर करना चाहें? नहीं, जीवन वाले तो क्या है कि इतने बड़े लोग हैं नहीं कि जिनसे अभ्यर्थी नहीं सर, निश्चित तौर पे ये आपको लगता है, ये आपका बड़पन है, पर इतिहास के विद्यार्थी के लिए आप बहुत बड़ी शख्सियत है निश्चित तौर पर। और मैं भी क्या कि एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने जब भी स्कूल लेक्चर की तैयारी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, मैंने आपकी बुक्स को पढ़ा है। निश्चित तौर पे हैं सर आप। मेरा इतना कहना है इस मामले में कि जैसे मेरी निजी लाइफ है कि डॉक्टर ने जब मेरे को बैठने के लिए मना कर रखा है और काफ़ी मेरी दिनचर्या प्रभावित होती है, जब सर्जरी स्पाइन की मेरी 2 बार हो चुकी है, मैं इसके बावजूद पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ लेता हूँ। क्या बात है, आज तो भी जब मैं अभ्यर्थियों के लिए लिखने के लिए पढ़ लेता हूँ या लिखता हूँ, तो उनको तो खुद के लिए जॉब करना है, उनको तैयारी करनी है, उनके भविष्य का सवाल है। मैं ये देखता हूँ अमूमन कि जो लोग सफल नहीं होते हैं या कोई बहाना करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से उन्होंने वक्त नहीं दिया, उसको अपने जो गोल है निर्धारित किए उसको उन्होंने वक्त नहीं दिया। अगर वो वक्त देंगे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ उनको 10-12 घंटे पढ़ने के लिए समय देना चाहिए, और उनके भविष्य का सवाल है। समाज, अपने देखते हैं कि समाज में पैसा कोई मायने नहीं रख रहा है। सरकारी सेवाओं का राजस्थान में एक अलग क्रेज़ है, चाहे छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकारी सेवा में होते ही व्यक्ति का एक अलग क्रेज़ है। हाँ, राजस्थान में भी क्रेज है, और इस कोरोना काल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का महत्व सबके सामने आया है। तो सबको यही कहना है कि अधिकतम समय अपना दें। खास तौर से युवाओं को मेरा ये सुझाव रहेगा कि उनके ये जो उम्र होती है वो भटकने की उम्र होती है। बिल्कुल सही है। और इस दौर में सोशल मीडिया का जो स्तर है या उसका जो समय है वो युवाओं को काफ़ी भ्रमित करता है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये तो मैंने यूज़ किए हैं। बाकी तो सोशल मीडिया के ऐसे मंच भी आए हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे नहीं बता पा रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप भी शायद कम यूज करते हैं। बहुत कम मैंने यूज़ किया है। पिछले मतलब 3 साल पहले लगभग मैंने डिलीट कर दिया था, तो मेरे पास नहीं है व्हाट्सएप, अभी नहीं है, क्योंकि ये समय काफ़ी खराब करता है। तो जो युवा साथी हैं उनकी उम्र को देखते हुए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपको सफल होना है तो आप कीपैड वाला फ़ोन ले लीजिए, अगर आपके लिए ज़रूरी आप समझते हैं,
और स्मार्टफोन से आप दूर रहें। आप 4-6 महीने अपना जो आपने मंजिल निर्धारित की है कि मेरे इतने समय में मंजिल प्राप्त करनी है, उतने समय के लिए अगर आप स्मार्टफोन छोड़ देते हैं, आप कीपैड का फ़ोन रखिए। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये कि मेरे को 1 घंटे अब डूब के तैयारी करनी है, तो आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए और रख दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। नहीं तो आप क्या तैयारी करेंगे, किसी का फ़ोन आ जाएगा, वो आपकी तैयारी डिस्टर्ब करेगा। आपको जब फ़ोन करना, आप फ़ोन स्विच ऑन करो, फ़ोन पे बात करो। हाँ भी, जिसी से बात करनी है वो बात कीजिए, बिल्कुल। आपका समय आपके लिए कीमती है, आप किसी दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं हो उस दौरान। अगर आप जम की तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है। इस दौर में जब भर्ती परीक्षाएं कई अन्य चीज़ों से भी प्रभावित हो रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आपको अपने जो स्थान है वो पक्का मिल जाएगा। सब कुछ ये किन प्रकार जो अदर गतिविधियाँ होने के बावजूद भी आपको कोई सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। भी आपकी मेहनत है वो निश्चित तौर पर आपको आगे लेके जाएगी। सर से हमने बातें की और सारांश रूप में मैं कहूँ तो सर ने हमें बताया कि आप क्या करें, लक्ष्य निर्धारित करें, तैयारी में निरंतरता रखें और कहे कि सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, उसको सिलेक्ट करते समय आप एक्सपर्ट से राय लें। अपने आप को टाइम दें क्योंकि आपका फ्यूचर आपको बनाना है। और उसके बाद में सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी रखें और जहां तक संभव हो कि आप जैसे मोबाइल ऑफ करने की भी बात सर ने कही, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही 6 महीने 8 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते जीवन के, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो इसी पे टिका होता है। तो निश्चित तौर पर हम सफल होते हैं। सर आपने हमें टाइम दिया, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है, मुझे इस लायक समझा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।